हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए नया ऑनगोइंग ड्रामा डेटिंग एलिस पेरेज लेकर आया हूँ। ये सेड्यूसिंग ड्रेक पाल्मा का दूसरा सीजन है। जिन लोगों ने पहला सीजन नहीं देखा उनके लिए कहानी का छोटा सा सार बता देता हूँ। कहानी एलिस नाम की एक लड़की की है जो अपने बेस्ट फ्रेंड को पसंद करती थी, लेकिन उसका वही बेस्ट फ्रेंड उसे ड्रेक पाल्मा नाम के लड़के के साथ नकली प्यार का नाटक करने के लिए कहता है। इस नाटक के दौरान एलिस सचमुच ड्रेक से प्यार करने लगती है। हालांकि ड्रेक थोड़ा प्लेबॉय टाइप का लड़का था, वो एलिस की ज्यादा परवाह नहीं करता था। दूसरी तरफ उसका कजिन ट्रिप एलिस को बहुत पसंद करता था। अब इस लव ट्रायंगल स्टोरी का क्या अंजाम होता है, यही हमें देखने को मिलता है। सेड्यूसिंग ड्रेक पाल्मा के अंत में हमने देखा था कि एलिस पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क जा रही थी। जाने से पहले वो आखिरी बार ड्रेक से मिलने आती है। तब ड्रेक कहता है कि अब उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप निभानी होगी। इसके बाद कहानी वर्तमान समय में आ जाती है। हम कहानी की शुरुआत एयरपोर्ट से होती है, जहाँ एलिस किसी से फोन पर बात कर रही होती है। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। तभी वहाँ ड्रेक भी पहुँचता है। वो भी फोन पर किसी से बात कर रहा था। ड्रेक फोन पर कह रहा था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, तुम कैसे हो। उसी समय एलिस भी फोन पर कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी तक अपने देश वापस नहीं जा पाई हूँ क्योंकि मुझे पहले एक क्लाइंट से मिलना है। तभी हमें एलिस के हाथ में एक मैगजीन दिखाई देती है, जिसके कवर पेज पर उसकी तस्वीर छपी होती है। इससे साफ पता चलता है कि उसने आखिरकार अपना सपना पूरा कर लिया है और अब केक तथा कपकेक की दुनिया में सफलतापूर्वक काम कर रही है। दूसरी तरफ ट्रिप भी फोन पर बात करते हुए दिखाई देता है। वो कहता है, मुझे पता है कि तुम धीरे धीरे और आगे बढ़ोगी और तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। एलिस उसे धन्यवाद देती है और पूछती है, तुम अभी कहाँ हो। इसके जवाब में ट्रिप बताता है कि वो इस समय एयरपोर्ट पर है और किसी का इंतजार कर रहा है। दिलचस्प बात ये थी कि एलिस, ड्रेक और ट्रिप तीनों ही एयरपोर्ट पर थे, लेकिन उनकी बातचीत से ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एलिस किसे डेट कर रही है। क्या वो ड्रेक के साथ है या फिर ट्रिप के साथ। यहीं से कहानी 4 साल पीछे चली जाती है। 4 साल पहले एलिस अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंची थी। वहाँ उसकी डॉर्मेट्री मैनेजर मिस रैचेल उसे हॉस्टल के नियम समझाने के साथ साथ पूरा कमरा भी दिखाती है। कमरा दिखाते दिखाते वो अचानक रुक जाती है और बताती है कि उसकी रूममेट शायद अभी कमरे में नहीं है। रूममेट का जिक्र सुनकर एलिस उत्सुकता से पूछती है, वह कौन है। मिस रैचेल जवाब देती है, उसका नाम केई है। तुम्हारे माता पिता ने खास तौर पर अनुरोध किया था कि तुम्हें इस बिल्डिंग की सबसे होनहार स्टूडेंट के साथ रखा जाए। फिर वो बताती है कि एलिस पढ़ाई में बहुत अच्छी है, इसलिए उसके माता पिता चाहते थे कि वो किसी ऐसी स्टूडेंट के साथ रहे जो पढ़ाई को गंभीरता से ले, ताकि वो पढ़ाई छोड़कर इधर उधर घूमने फिरने में समय बर्बाद न करे। एलिस ये बात समझ जाती है। कमरे को देखते हुए वो मन ही मन सोचती है, चलो जिस विषय में मैंने एडमिशन लिया है, कम से कम असाइनमेंट कराने के लिए कोई तो साथ होगा। इसके बाद मिस रैचेल उसे किताबों की सूची देती है। इतनी लंबी लिस्ट देकर एलिस घबरा जाती है और सोचती है, अभी तो न्यूयॉर्क आई हूँ और यहाँ पहले दिन से ही इतनी पढ़ाई। उसे सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा था और वो मन ही मन अपनी माँ को दोष दे रही थी कि उन्होंने उसे इतना कठिन विषय पढ़ने के लिए यहाँ भेजा। कुछ देर बाद मिस रैचेल उसे कमरे की चाबी देकर कहती है कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक उसे बता सकती है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अकेली रह जाने के बाद एलिस सोचने लगती है, यहाँ सिर्फ हम 2 लोग रहेंगे, पता नहीं मेरी रूममेट कैसी होगी। वो ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगती है, भगवान मेरी रूममेट अच्छी हो, मुझे कोई अजीब या परेशान करने वाली रूममेट मत देना। असल में एलिस अपनी रूममेट केई को लेकर काफी चिंतित थी, क्योंकि फिलीपींस में केई नाम की एक लड़की के साथ उसका अनुभव बिल्कुल अच्छा नहीं रहा था। वही लड़की उसके बेस्ट फ्रेंड सैन की गर्लफ्रेंड थी। फिलहाल एलिस को नहीं पता था कि न्यूयॉर्क में उसकी नई रूममेट के साथ उसकी जिंदगी किस दिशा में जाने वाली है। हम जानते हैं कि एलिस कितनी जिंदादिल और मासूम लड़की है। इन सब बातों को भूलकर वो बिस्तर पर चढ़ जाती है और बच्चों की तरह उछल कूद करने लगती है। अगले सीन में हमें ड्रेक पाल्मा दिखाई देता है, जो गहरी नींद में सो रहा था। उसी समय एलिस उसे लगातार कॉल किए जा रही थी। आखिरकार ड्रेक उन्नीदी आंखों से फोन उठाता है। एलिस खुशी से कहती है, हाय ड्रेक बेबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अभी मुझे फिलीपींस छोड़े 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, फिर भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ड्रेक नींद भरी आवाज में पूछता है, तुम इतनी रात को मुझे कॉल क्यों कर रही हो, तुम्हें तो अभी सो जाना चाहिए था, है ना। एलिस तुरंत शिकायत करते हुए कहती है, मैं तुम्हें इतना मिस कर रही हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, क्या तुम मुझसे नाराज हो। ड्रेक जवाब देता है, नहीं मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। असल में नींद की वजह से ड्रेक का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे और उनके समय में लगभग 12 घंटे का अंतर था। जब फिलीपींस में सुबह के 5 बजे होते थे, तब न्यूयॉर्क में शाम के 5 बज रहे होते थे। एलिस हैरानी से कहती है, मैं अभी क्यों सोऊं, यहाँ तो सिर्फ शाम के 5 बजे हैं और मैं यहाँ क्या करूँ, मेरे पास बात करने के लिए कोई भी नहीं है। ड्रेक मुस्कुराते हुए कहता है, जाकर दूसरे लोगों से बात करो, ये काम तो तुम बहुत अच्छी तरह करती हो। जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तब भी तुम लगातार बातें करके मेरा सिर खा गई थी। ये सुनकर एलिस कहती है, ड्रेक तुम बिल्कुल नहीं बदले। मैंने सोचा था कि अब जब तुम सच में मुझसे प्यार करते हो और मुझे प्रपोज भी कर चुके हो तो शायद तुम्हारा व्यवहार पहले से बेहतर हो जाएगा, लेकिन तुम अभी भी पहले की तरह ही बहुत रूखे हो। जब एलिस उसकी शिकायत कर रही थी तब ड्रेक का ध्यान कहीं और ही था। शरारती अंदाज में वो कहता है, मैं तुम्हारी ड्रेस की नेकलाइन साफ देख पा रहा हूँ। ये सुनकर एलिस शर्म से लाल हो जाती है और ड्रेक उसे और भी छेड़ने लगता है। इसके बाद दोनों लेटे लेटे काफी देर तक
तक बातें करते रहते हैं। ड्रेक पूछता है, वहाँ लोगों के साथ तुम्हारा अनुभव कैसा है? एलिस जवाब देती है, यहाँ सब लोग बहुत लंबे हैं और हर कोई बहुत तेजी से अंग्रेजी बोलता है। उसकी बात सुनकर ड्रेक हंसने लगता है। एलिस नाराज होकर कहती है, तुम सच में बहुत बुरे हो। यहाँ आने के बाद से तुम सिर्फ मेरी बातें सुनकर हंस रहे हो। शायद तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। ड्रेक प्यार से जवाब देता है, तुम सच में बहुत भोली हो। बेशक मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसके बाद वो एलिस को वही अंगूठी दिखाता है जो एलिस ने पहले सीजन के अंत में उसे पहनाई थी। ड्रेक कहता है, मैं ये अंगूठी हमेशा पहने रहता हूँ, हालांकि ये थोड़ी अजीब दिखती है। एलिस तुरंत कहती है, अजीब कैसी? ये तो बहुत प्यारी लगती है। ड्रेक मुस्कुराकर बात बदल देता है और पूछता है, क्या तुम अपनी रूममेट से मिल चुकी हो? एलिस जवाब देती है, अभी नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि उसका नाम केई है। बस मेरी यही दुआ है कि वो फिलीपींस वाली केई जैसी न निकले। ड्रेक समझाते हुए कहता है, वो जैसी भी हो उसके साथ अच्छे से रहना। आखिर तुम्हें उसके साथ काफी समय बिताना है और हाँ, भले ही तुम्हारी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर हो, फिर भी सबसे अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करना। वहाँ लोग ग्रामर की छोटी छोटी गलतियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। कुछ देर बाद ड्रेक कहता है, अब मुझे फोन रखना होगा, कल मुझे पापा के काम में मदद करनी है। एलिस तुरंत बोलती है, क्या तुम फिर से सोने जा रहे हो? वहाँ तो अब सुबह भी हो चुकी है। असल में एलिस अभी और देर तक उससे बात करना चाहती थी, लेकिन ड्रेक मुस्कुराते हुए कहता है, आई लव यू। ये सुनकर एलिस के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन सोचती है, आज भी जब ड्रेक मुझे आई लव यू कहता है तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। पहले तो वो मुझे देकर दूर भागता था, लेकिन अब उसमें काफी बदलाव आ गया है। अब वो कम से कम मुझे आई लव यू और आई मिस यू तो कहता है। धीरे धीरे वो एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह बनता जा रहा है। तभी ड्रेक पूछता है, क्या हुआ? मैंने तुम्हें आई लव यू कहा और तुमने जवाब ही नहीं दिया। एलिस मुस्कुराकर कहती है, आई लव यू टू। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गुड नाइट किस भेजते हैं और कॉल समाप्त कर देते हैं। अगली सुबह हमें ट्रिप पाल्मा दिखाई देता है। वो न्यूयॉर्क की NYCU नामक यूनिवर्सिटी में दाखिला ले चुका था और मन ही मन सोच रहा था, मैंने तो एलिस से वादा किया था। वो सबको यही बताकर विदेश पढ़ने आया था कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता है, लेकिन सच तो कुछ और ही था। असली वजह ये थी कि वो किसी भी तरह एलिस को भूल जाना चाहता था। ये सोचते हुए ट्रिप खुद से कहता है, मैं अभी भी एलिस के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? मुझे पता है कि मैं उसे पूरी तरह भुला दूंगा, बस थोड़ा समय लगेगा। इसके बाद वो अपने पिता से बात करता है और शिकायत करते हुए पूछता है कि उन्होंने टोफर को उसके साथ न्यूयॉर्क क्यों भेज दिया। टोफर भी पाल्मा परिवार का ही सदस्य था, यानी वो ड्रेक और ट्रिप दोनों का कजिन था। उसी समय टोफर दरवाजे के पीछे खड़ा होकर ट्रिप की सारी बातें सुन रहा था। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर निकलता है। तब हमें पता चलता है कि टोफर वास्तव में काफी अस्त व्यस्त इंसान था। उसने अपने कपड़े और सामान पूरे कमरे में फैला रखे थे। ये देखकर ट्रिप का सिर दर्द करने लगता था। वो अपने पिता से शिकायत करते हुए कहता है, मुझे अकेले ही इसकी सारी गंदगी साफ करनी पड़ती है। धीरे धीरे तो मैं इसका नौकर बनता जा रहा हूँ, लेकिन उसके पिता उल्टा उसे ही समझाने लगते हैं और कहते हैं कि टोफर जल्द ही जिम्मेदार बन जाएगा। ट्रिप कुछ और कहना चाहता था, लेकिन उसके पिता फोन काट देते हैं। वो बार बार हेलो हेलो कहता रह जाता है। ट्रिप की हालत देखकर टोफर जोर से हंसने लगता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। ट्रिप ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और कमरे से बाहर जाने लगता है। तभी टोफर पूछता है, कहाँ जा रहे हो? ट्रिप जवाब देता है, खाना खाने जा रहा हूँ, तुम भी चलना चाहते हो क्या? टोफर फिर पूछता है, लेकिन कहाँ? इस बार ट्रिप चिढ़कर उसे जवाब देता है। उसका गुस्सा देकर टोफर मजाक में कहता है, लगता है तुम्हें भी BMS हो गया है, तुम धीरे धीरे बिल्कुल ड्रेक जैसे बनते जा रहे हो। ड्रेक का नाम सुनते ही ट्रिप और भी भड़क जाता है और कहता है, अगर तुमने एक बार और ड्रेक का नाम लिया तो आज रात तुम्हें इस ठंड में बाहर सोना पड़ेगा। टोफर हंसते हुए कहता है, अरे यार, मजाक भी नहीं समझते। आखिरकार टोफर भी उसके साथ खाना खाने निकल जाता है। अगले सीन में हमें केंट और आया साथ दिखाई देते हैं, जिनका रिश्ता पहले सीजन में शुरू हुआ था। यहाँ केंट बार बार आया से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उस रात उसके घर डिनर पर चले, लेकिन आया साफ मना कर देती है। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर वो केंट के घर गई तो उसे उसके माता पिता से मिलवाया जाएगा और वो अभी इसके लिए तैयार नहीं थी। केंट थोड़ा निराश होकर कहता है, हमारे रिश्ते को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन तुम अभी भी इस बात को लेकर असमंजस में हो। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? आया उसे भरोसा दिलाते हुए कहती है, बिल्कुल करती हूँ, लेकिन अभी मैं तुम्हारे परिवार से मिलने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ। केंट जवाब देता है, आया, मैं तुम्हारी सोच बिल्कुल नहीं समझ पाता। आमतौर पर लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के परिवार से मिलने के लिए उत्साहित रहती है, लेकिन तुम खुद ही इससे बच रही हो। फिर वो थोड़ा नाराज होकर कहता है, ठीक है, तुम अपने प्रिय सीन के पास ही चली जाओ। असल में सीन और आया एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और इसी वजह से केंट को कभी कभी जलन महसूस होती थी। ये कहकर वो उदास मन से वहाँ से चला जाता है। इसके बाद के सीन में हमें ड्रेक दिखाई देता है, जो फैमिली फोटोशूट के लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीर भाव थे। उसके पास उसके पिता और सौतेली माँ कैटरीना भी खड़े थे। ड्रेक की फोटो खिंचवाने की शैली देकर उसके पिता मजाक में कहते हैं, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी अंतिम संस्कार में फोटो खिंचवा रहे हो, कम से कम थोड़ा मुस्कुरा तो सकते हो। ड्रेक जवाब देता है, मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा ऐसा ही दिखता है, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं अपने कमरे में वापस चला जाता हूँ। इस दौरान कैटरीना की प्रेगनेंसी काफी आगे बढ़ चुकी थी और उसका बेबी बम्प साफ दिखाई दे रहा था। जब सब लोग फैमिली फोटो लेने वाले थे तब
कैटरीना भी ड्रेक से मुस्कुराने की गुजारिश करती है। तभी ड्रेक की नजर उसके बेबी बम पर पड़ती है। वो सोचने लगता है कि उसका छोटा भाई भविष्य में उसे पसंद करेगा या नहीं। फिर मन ही मन कहता है कि वो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करेगा। असल में ड्रेक अपने होने वाले छोटे भाई को लेकर बहुत उत्साहित था। वो सोचता है कि भविष्य में वह भी अपने बच्चे चाहता है, हालांकि उसके लिए अभी उसे काफी इंतजार करना होगा। फोटोशूट खत्म होने के बाद ड्रेक घर के अंदर जाता हुआ एलिस को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एलिस काफी देर से उसका फोन नहीं उठा रही थी। इस वजह से ड्रेक बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि कहीं एलिस किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। तभी पीछे से उसके पिता उसे आवाज देते हैं। वो कहते हैं, मुझे पता है कि तुम न्यूयॉर्क जाना चाहते हो। ड्रेक तुरंत पूछता है, हाँ तो क्या मैं जा सकता हूँ? लेकिन उसके पिता सिर हिलाकर मना कर देते हैं। ये सुनकर ड्रेक नाराज हो जाता है और कहता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं आपकी हर बात मान रहा हूँ। आपकी वजह से ये अजीब सी शर्ट पहनकर फैमिली फोटो भी खिंचवा ली, यहाँ तक कि मैंने वो पेपर भी साइन कर दिया जिसमें लिखा था कि अगर मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दूंगा तो आपकी संपत्ति में मेरा कोई हिस्सा नहीं होगा। फिर वो गुस्से में कहता है, सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं अभी आपकी हर बात पर नाच रहा हूँ। तब उसके पिता उसे शांत करते हुए कहते हैं, शांत हो जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। ड्रेक पूछता है, अब क्या? उसके पिता कहते हैं, तुम एपी परीक्षा दो, अगर उसमें अच्छा प्रदर्शन किया तो मैं तुम्हें छुट्टियों में न्यूयॉर्क जाने की अनुमति दे दूंगा, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के लिए। ये सुनते ही ड्रेक मुस्कुरा देता है और कहता है, टिकट तैयार रखना, आपको पता ही नहीं है कि आपका बेटा कितना बड़ा जीनियस है। इतना कहकर वो अपने कमरे की ओर चला जाता है। इसके बाद हमें ड्रेक, ट्रिप और एलिस तीनों दिखाई देते हैं। वे अपने अपने बिस्तर पर लेटे हुए अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे। एलिस मन ही मन प्रार्थना करती है, मुझे किसी भी तरह अपना एडवर्टाइजिंग कोर्स पूरा करना है। मैं अपने कंफर्ट जोन से बहुत दूर आ चुकी हूँ। ऊपर से ड्रेक के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है। ये 4 साल मैं कैसे निकालूंगी? लेकिन चाहे जो हो जाए, मैं माँ को साबित करके दिखाऊंगी कि मैं ये कर सकती हूँ। इन विचारों से वो खुद को प्रेरित करती रहती है। दूसरी तरफ ड्रेक भी एलिस को बहुत मिस कर रहा था। वो सोचता है, मुझे किसी भी हालत में अपना करियर बनाना है ताकि मैं एलिस से शादी करके उसे एक अच्छा भविष्य दे सकूं। और एलिस, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने न्यूयॉर्क आ रहा हूँ। ये कहते हुए वो अपनी जेब से वही अंगूठी निकालता है जो एलिस ने उसे दी थी और उसे देखते हुए मुस्कुराने लगता है। उधर ट्रिप अब भी एलिस को भुलाने की कोशिश कर रहा था। वो मन ही मन कहता है, मैंने सोचा था कि तुमसे इतनी दूर आ जाने के बाद तुम्हें भूलना आसान होगा, लेकिन मैं अब भी तुम्हें नहीं भूल पाया हूँ। अब मुझे सिर्फ खुद पर ध्यान देना होगा। अगले दिन सुबह का दृश्य दिखाया जाता है। एलिस हमेशा की तरह गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसकी रूममेट आकर उसे डांटते हुए जगा देती है। नींद में ही एलिस आंखें मलते हुए देखती है और तुरंत समझ जाती है कि जिस बात से वो डर रही थी वही हो गया है। उसकी रूममेट और कोई नहीं बल्कि वही केई थी, लेकिन इस बार बिल्कुल नए रूप में। हालांकि उसका स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला था। वो अब भी पहले की तरह गुस्सैल और चिड़चिड़ी थी। बेचारी एलिस सोचने लगती है कि अब उसका क्या होगा। केई लगातार उस पर चिल्ला रही थी, लेकिन एलिस अभी भी पूरी तरह नींद में थी। आखिरकार केई ऊंची आवाज में कहती है, एलिस जायरल पेरेज, क्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो? एलिस पूरी तरह उलझन में थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर केई उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रही है। तभी केई गुस्से में एलिस से कहती है, तुमने खाना खाने के बाद ये प्लेटें यहाँ ऐसे ही क्यों छोड़ दी? तब एलिस को समझ आता है कि केई किस बात पर नाराज है। वो उसके पास जाकर मासूमियत से कहती है, असल में मुझे बर्तन धोना बिल्कुल नहीं आता। ये सुनते ही केई और भी चिढ़ जाती है। वो पूछती है, अगर तुम्हें इतना छोटा काम भी नहीं आता तो तुम यहाँ करने क्या आई हो? एलिस सिर खुजलाते हुए जवाब देती है, पढ़ने आई हूँ। केई हैरान होकर कहती है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? एलिस, पेरेज और पढ़ाई, तुम तो हमारी बैच की सबसे कमजोर स्टूडेंट थी। एलिस तुरंत विरोध करते हुए कहती है, अरे तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। पिछले सेमेस्टर में मेरे ग्रेड्स काफी बेहतर हो गए थे। इसके बाद एलिस कुछ देर तक केई को देखती रहती है और मन ही मन सोचती है, केई पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई है। काश मैं भी उसकी तरह होती। उसी समय केई फिर से डांटना शुरू कर देती है। घबराकर एलिस तुरंत जाकर सारी प्लेटें साफ करती है और बचा हुआ खाना डस्टबिन में फेंक देती है। फिर वो केई से माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी, मुझे सच में बर्तन धोना नहीं आता। अब से मैं डिस्पोजेबल प्लेटें खरीद लिया करूंगी ताकि दोबारा ऐसी गंदगी न हो। इसके बाद केई पढ़ाई में लग जाती है। एलिस उसके पास जाकर पूछती है, अच्छा केई, तुम्हारा कोर्स क्या है? केई तुरंत सुधारते हुए कहती है, कोर्स से सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता, तुम्हें पूछना चाहिए था कि मेरा डिग्री प्रोग्राम क्या है। एलिस शर्माते हुए सिर खुजलाने लगती है और फिर दोबारा सवाल पूछती है। तब उसे पता चलता है कि केई भी एडवर्टाइजिंग की पढ़ाई कर रही है। ये सुनकर एलिस बहुत खुश हो जाती है क्योंकि यही वो विषय था जिससे वो सबसे ज्यादा डर रही थी। केई अभी भी अपनी किताबों में व्यस्त थी। सुबह का समय था, इसलिए एलिस उत्साह से कहती है, चलो बाहर जॉगिंग करने चलते हैं। केई तुरंत जवाब देती है, क्या तुम पागल हो? इस मौसम में कौन जॉगिंग करने जाता है? ये सुनकर एलिस अकेले ही जॉगिंग के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ टोफर फिर से ट्रिप को जगाने आ जाता है और कहता है, चलो आज साथ में यूनिवर्सिटी चलते हैं। लेकिन ट्रिप पहले से ही उससे परेशान था। वो झुंझलाकर कहता है, अगर तुम्हें इतना ही साथ रहना है तो अपनी माँ के घर क्यों नहीं चले जाते? तुम्हारा खुद का भी तो घर है, फिर भी तुम यहाँ आकर मेरे सिर पर सवार हो गए हो। लेकिन टोफर उसकी बातों को अनदेखा करके उसे और छेड़ता रहता है। आखिरकार ट्रिप का धैर्य टूट जाता है और वो उस पर जोर से चिल्ला देता
देता है। इस बार टोफर भी उसकी बातों से नाराज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। टोफर के जाने के बाद ट्रिप सोचता है इस लड़के की समस्या क्या है। फिर उसे याद आता है कि आज यूनिवर्सिटी में उसका पहला दिन है। वो काफी घबराया हुआ था क्योंकि वहाँ वो किसी को नहीं जानता था। फिर खुद को हिम्मत देते हुए कहता है मुझे यहाँ अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। जब मैं वापस फिलीपींस लौटूं तब मैं ड्रेक से बेहतर स्थिति में होना चाहता हूँ। फिलहाल मेरी जिंदगी का यही लक्ष्य है। लेकिन अगले ही पल उसके मन में विचार आता है कि ड्रेक तो पहले से ही सबसे अच्छी स्थिति में है क्योंकि उसके साथ एलिस है। ट्रिप हमेशा एलिस को उसके मिडिल नेम जेरिल से ही बुलाता था। उधर एलिस बहुत उत्साहित थी। वो रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति को गुड मॉर्निंग कहती हुई जॉगिंग कर रही थी। तभी उसके फोन पर ड्रेक का कॉल आता है। ड्रेक का फोन देकर एलिस खुशी से भर जाती है। ड्रेक पूछता है क्या तुमने मुझे मिस किया? एलिस मुस्कुराकर कहती है बिल्कुल, लेकिन क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? ड्रेक जवाब देता है पता नहीं, हमारे बीच अभी जो कुछ चल रहा है मुझे वो ठीक लग रहा है। एलिस हैरान होकर पूछती है ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहते? ड्रेक शरारती अंदाज में कहता है दूर रहना अलग बात है, लेकिन जब तुम मेरे पास होती हो तो मैं तुम्हारी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता हूँ और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये सुनकर एलिस शर्माते हुए कहती है क्या तुम अब भी सिर्फ मेरी बॉडी के पीछे पड़े हो? ड्रेक हंसकर जवाब देता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था। एलिस शिकायत करते हुए कहती है देखो इस लड़के को, जब से मैं न्यूयॉर्क आई हूँ ये सिर्फ मेरा मजाक उड़ाता रहता है। इसने तो मुझे पूरा कॉमेडियन बना दिया है। ड्रेक कहता है मेरे ऊपर इन दिनों बहुत काम का दबाव है। आज पूरा दिन मुझे अपने पापा के साथ रहना पड़ा। इसके बाद वो एलिस से उसकी रूममेट के बारे में पूछता है। तब एलिस गहरी सांस लेते हुए कहती है मेरा सबसे बड़ा डर सच हो गया, मेरी रूममेट वही केई निकली। एलिस कहती है मेरी रूममेट केई चुई ही निकली। दुनिया सच में बहुत छोटी है। फिर वो ड्रेक से पूछती है ये सुनकर तुम्हें हैरानी नहीं हुई? लेकिन ड्रेक ने उसकी बात सुनी ही नहीं थी। वो पूछता है तुमने अभी क्या कहा? एलिस जवाब देती है कुछ नहीं, मैं बस यही कह रही थी कि आखिरकार केई चुई ही मेरी रूममेट निकली। ड्रेक कहता है तो ये तो अच्छी बात है, तुम्हें उससे दोस्ती करने की कोशिश करनी चाहिए। एलिस पूछती है सच में तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? फिर वो उत्सुकता से पूछती है वैसे तुम मुझसे मिलने यहाँ कब आ रहे हो? कम से कम एक हफ्ते के लिए तो आ ही सकते हो। ड्रेक मुस्कुराकर जवाब देता है बिल्कुल, इस बार थैंक्सगिविंग की छुट्टियों में मैं तुमसे मिलने न्यूयॉर्क आऊंगा। लेकिन ये कहते ही उनका कॉल अचानक कट जाता है क्योंकि ड्रेक अपने पिता द्वारा दिए गए किसी काम में व्यस्त हो जाता है। कॉल करते ही एलिस का मूड खराब हो जाता है। वो सोचने लगती है क्या हमारा रिश्ता सच में चल पाएगा? लोग कहते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत मुश्किल होती है और ज्यादातर मामलों में सफल नहीं होती। इसी चिंता में वो बार बार ड्रेक को फोन मिलाने की कोशिश करती रहती है। उसी समय ट्रिप वहाँ से गुजर रहा होता है। वो एक लड़की को गुस्से में जाते हुए देखता है, लेकिन शुरुआत में ध्यान नहीं देता कि वो एलिस थी। फिर अचानक उसके मन में ख्याल आता है क्या वो एलिस थी? लेकिन अगले ही पल वो खुद को समझाता है नहीं, एलिस तो फिलीपींस में है, वो न्यूयॉर्क में क्या कर रही होगी? शायद मेरा ही दिमाग खराब हो गया है। और वैसे भी वो तो अब मेरे कजिन ड्रे के साथ खुश है। ये सोचकर वो अपने कैंपस की ओर बढ़ जाता है। आगे चलकर ट्रिप की टक्कर केई चुई से हो जाती है। केई चुई तुरंत गुस्से में उसे डांट देती है। हालांकि ट्रिप विनम्रता से माफी मांग लेता है और मन ही मन सोचता है खूबसूरत है इसलिए शायद इतना घमंड है। तभी केई चुई पीछे मुड़कर कहती है मुझे पता है कि मैं खूबसूरत हूँ। ये सुनकर ट्रिप चौंक जाता है। उसे एहसास होता है कि वो कोई अमेरिकी लड़की नहीं है जैसा उसने पहले सोचा था। दूसरी तरफ आया ने अपने बालों को नया रंग करवाया था और वो बड़े उत्साह से केंट को दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन केंट उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। पिछली बात को लेकर वो अब भी आया से नाराज था। केंट का ये व्यवहार देकर आया भी नाराज हो जाती है और कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैंने यूं ही अपना लुक बदला है? मैं तो बस तुम्हारे माता पिता से मिलने के डर से अपना ध्यान हटाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद वो प्यार से केंट को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन इतना सब करने के बाद भी केंट उसकी तरफ नहीं देखता और उसकी बातों को नजरअंदाज करता रहता है। इससे आया का दिल टूट जाता है। फिर भी वो उसके साथ बनी रहती है। कुछ देर बाद केंट का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वो आया से बात करने लगता है। वो समझाते हुए कहता है मैं सिर्फ तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाना चाहता था, इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। वे बिल्कुल भी डरावने नहीं है कि उन्हें देकर तुम्हें इतना घबराना पड़े। इसके बाद दोनों के बीच फिर से हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू हो जाती है। उधर दूसरी तरफ ड्रे के पिता उसके पास आते हैं और उसकी हाल की परीक्षा के बारे में पूछते हैं। ड्रेक जवाब देता है मुझे ठीक नहीं पता कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी परीक्षा काफी अच्छी गई है, इसलिए मैं अच्छे परिणाम की उम्मीद कर रहा हूँ। उसके पिता कहते हैं ठीक है, कैटरीना अभी घर पर नहीं है तो चलो हम दोनों साथ में दोपहर का खाना खाते हैं। खाने की मेज पर उसके पिता एक और बात बताते हैं। वे कहते हैं तुम्हारे अंकल ने बताया कि टोफर इस समय न्यूयॉर्क में ट्रिप के अपार्टमेंट में रह रहा है और जहाँ तक मुझे पता है एलिस का हॉस्टल भी उसी इलाके में है, यानी दोनों जगह एक दूसरे के काफी करीब है। उधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एलिस को पिछले सेमेस्टर में अच्छे अंक प्राप्त करने की वजह से इस बार NYCU में पढ़ने का सुनहरा अवसर मिला था। ये सब सुनने के बाद ड्रेक थोड़ा परेशान होकर अपने पिता से पूछता है आप मुझे अचानक ये सारी जानकारी क्यों दे रहे हैं? उसके पिता प्यार से जवाब देते हैं क्योंकि तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मैं किसी भी हालत में नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर किसी दूसरे देश में चले जाओ। पिता की ये भावुक बात सुनकर ड्रेक भी थोड़ा भावुक हो जाता है। तब उसके पिता प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहते हैं तुम सच में मेरे बहुत अच्छे बेटे हो। इसके बाद
बाद दोनों साथ बैठकर अपना खाना पूरा करते हैं। दूसरी तरफ एलिस जॉगिंग खत्म करके पार्क की एक बेंच पर बैठकर आराम कर रही थी। तभी एक अनजान लड़की उसके पास आती है और बहुत ही दोस्ताना अंदाज में उससे बातचीत शुरू करती है। विदेश आने के बाद पहली बार किसी नए इंसान से इतनी आसानी से बात करके एलिस को भी बहुत अच्छा लगता है। तब हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम कैरेन है। एलिस भी मुस्कुराते हुए अपना परिचय देती है। मेरा नाम एलिस जायरल पेरेज है। ये सुनकर कैरेन पूछती है, तो क्या मैं तुम्हें जायरल कहकर बुला सकती हूँ? जायरल नाम सुनते ही एलिस को ट्रिप की याद आ जाती है, क्योंकि ट्रिप हमेशा उसे इसी नाम से बुलाता था। ट्रिप की याद आते ही उसके मन में पुरानी यादें ताजा हो जाती है। उसे याद आता है कि यूनिवर्सिटी के दिनों में जब उसके साथ कोई नहीं था, तब ट्रिप ही उसका सबसे अच्छा दोस्त बनकर उसके साथ खड़ा था। कुछ पल बाद एलिस मुस्कुराकर कहती है, तुम मुझे एलिस ही बुला सकती हो। अपना अकेलापन कम करने के लिए एलिस कैरेन को फेसबुक पर ऐड करना चाहती है। कैरेन उम्र में और पढ़ाई में एलिस से काफी सीनियर थी, इसलिए वो उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करने लगती है। एलिस उत्सुक होकर पूछती है, क्या तुम फिलिपिनो हो? कैरेन जवाब देती है, हाँ मैं फिलिपिनो हूँ, लेकिन मेरा जन्म और पालन पोषण यही हुआ है। इसके बाद वो एलिस के बारे में पूछती है। एलिस बताती है, मेरा जन्म और परवरिश दोनों फिलीपींस में हुई है, लेकिन अब मैं उच्च शिक्षा के लिए अपने परिवार से दूर यहाँ रह रही हूँ। ये सुनते ही कैरेन भावुक हो जाती है और एलिस को गले लगा लेती है। वो प्यार से कहती है, आज से खुद को अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इसके बाद दोनों एक हाई रेस्टोरेंट में खाना खाने चली जाती है। वहाँ पहुँचने पर एक वेटर उन्हें बताता है कि जिस टेबल पर वे बैठी है वो पहले से किसी और ने बुक कर रखी है, इसलिए अगर वे वहाँ बैठना चाहती है तो उन्हें वो टेबल किसी और के साथ शेयर करनी होगी। कुछ देर बाद जिस लड़के को उस टेबल पर लाया जाता है वो कोई और नहीं बल्कि ट्रिप का कजिन टोफर होता है। उसी समय कैरेन के फोन पर एक जरूरी कॉल आ जाती है, इसलिए वो बात करने के लिए थोड़ी दूर चली जाती है। अब टेबल पर सिर्फ एलिस और टोफर रह जाते हैं। शिष्टाचार के तौर पर टोफर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, हाय मेरा नाम क्रिस्टोफर एंड पाल्मा है। पाल्मा सरनेम सुनते ही एलिस को तुरंत ड्रे की याद आ जाती है, लेकिन अगले ही पल वो खुद से कहती है, दुनिया में पाल्मा नाम के बहुत से परिवार होंगे, बेकार में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये सोचकर वो हल्का सा मुस्कुरा देती है। तब टोफर खुद ही समझाते हुए कहता है, ये नाम मेरी दादी ने रखा था और मैं उनका इकलौता पोता था। बातचीत के दौरान टोफर अचानक एलिस के मुंह से एक फिलिपिनो शब्द सुन लेता है और तुरंत पूछ बैठा है, क्या तुम भी फिलीपींस से हो? जब एलिस और टोफर को पता चलता है कि वे दोनों एक ही देश के हैं, तो वे खुशी से उत्साहित होकर रेस्टोरेंट के बीचों बीच जोर जोर से बात करने लगते हैं। उन्हें देखकर आसपास बैठे लोग हैरानी से उनकी ओर देखने लगते हैं। एलिस हंसते हुए कहती है, बहुत दिनों बाद किसी के साथ खुलकर अपनी मातृभाषा यानी टागालोग में बात कर पाई हूँ। इसके बाद टोफर दोबारा अपना हाथ बढ़ाकर उसका पूरा नाम पूछता है। एलिस खुशी से जवाब देती है, मेरा नाम एलिस जायरल पेरेज है। ये नाम सुनते ही टोफर बुरी तरह चौंक जाता है। वो अविश्वास से उसकी ओर देखते हुए पूछता है, रुको, कहीं तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम ड्रेक पाल्मा तो नहीं है? टोफर के मुंह से ये सवाल सुनकर एलिस भी पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। और ठीक इसी रहस्यमय पल पर कहानी वर्तमान समय में लौट आती है। अब कहानी में हम वर्तमान की एलिस को देखते हैं, जिसके पास एक बड़ी और मशहूर पेस्ट्री तथा केक शॉप है। एक महिला ग्राहक अपनी शादी के लिए केक चुनने वहाँ आती है। एलिस उससे पूछती है, आपके मंगेतर कहाँ हैं? वे आपके साथ क्यों नहीं आए? महिला जवाब देती है, वो हमेशा बिजनेस के काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में यहाँ पहुँच जाएंगे। कुछ देर बाद वहाँ एक शख्स आता है और वो कोई और नहीं बल्कि ड्रेक पाल्मा होता है, यानी वो महिला ड्रेक की मंगेतर थी। ड्रेक वहाँ पहुँचते ही उस लड़की का परिचय एलिस से अपनी होने वाली पत्नी के रूप में करवाता है। इसके बाद कहानी फिर से एयरपोर्ट वाले सीन में लौट जाती है, जहाँ ड्रेक फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो कह रहा था, मैं एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तभी उसकी मंगेतर उसके सामने आ जाती है। यहीं से पता चलता है कि एयरपोर्ट पर ड्रेक अपनी मंगेतर से ही फोन पर बात कर रहा था। दूसरी तरफ एलिस गलती से अपना पासपोर्ट काउंटर पर छोड़ आई थी। एक कस्टम अधिकारी उसका पासपोर्ट वापस करके चला जाता है। उसी समय ये भी खुलासा होता है कि एलिस अब तक ट्रिप से फोन पर बात कर रही थी और दोनों पिछले 2 वर्षों से एक दूसरे के साथ रिश्ते में है। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद एलिस देखती है कि टोफर कार लेकर उसका इंतजार कर रहा है। एलिस मजाक में कहती है, अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे संभालने के लिए बेबी सिटर या गार्डियन की जरूरत पड़े। टोफर हंसते हुए जवाब देता है, असल में ट्रिप इन मामलों में थोड़ा ज्यादा ही केयरफुल है, उसी ने मुझे तुम्हें लेने भेजा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनका रिश्ता इस मुकाम तक पहुँचा कैसे? ड्रेक और एलिस का ब्रेकअप क्यों हुआ और आखिर ट्रिप और एलिस एक दूसरे के करीब कैसे आए? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले एपिसोड में मिलेंगे। हालांकि एक बात पहले ही साफ कर दूं कि ये कहानी का अंतिम परिणाम नहीं है। वर्तमान समय में ट्रिप अपने बिजनेस के कारण न्यूयॉर्क में रहने को मजबूर है, जबकि एलिस वापस फिलीपींस आ चुकी है। यहीं से उसकी और ड्रे की जिंदगी फिर से एक दूसरे से जुड़ने लगती है। इसलिए एलिस की रिलेशनशिप स्टेटस को देखकर यही कहा जा सकता है कि आंखों से दूर दिल से दूर वाली स्थिति यहाँ पूरी तरह लागू नहीं होती। वैसे भी बेचारी एलिस को दोष देना शायद सही नहीं होगा। वो अक्सर परिस्थितियों की वजह से मुश्किल फैसले लेने
देने पर मजबूर हो जाती है। और इसी के साथ आज का एपिसोड यही समाप्त हो जाता है। ये एक ऑनगोइंग फिलिपिनो ड्रामा है और इसका नया एपिसोड हर शुक्रवार रिलीज होता है, इसलिए मैं उसका एक्सप्लेनेशन शनिवार को आपके लिए लेकर आऊंगा। अगर आप लोग अगले एपिसोड की कहानी भी सुनना चाहते हैं तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।